प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वफाकी हुकूमत की तश्कील दर्द सर बन गई। नून लीग इत्तेहादियों को मनाने में नाकाम। बिलावल भुट्टो ने अपनी शराइत पर हुकूमत में शामिल होने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने इलेक्शन में नून लीग की हिकमत अमली को मदर ऑफ ऑल यू टर्न का नाम दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात पर चीन की मुबारकबाद। नई हुकूमत के साथ सी पैक पर काम करने का ऐलान। अमेरिका की हालिया इलेक्शन की धांधली के इशू पर दबे अल्फाज में तनकीद। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के इलेक्शन पर मुकम्मल खामोशी। दुनिया पाकिस्तानी इलेक्शन को कैसे देख रही है, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद ने नया सियासी फॉर्मूला पेश कर दिया। नवाज शरीफ को सदर सुप्रीम कमांडर बनाने का मशवरा। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से पहले मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात डेडलॉक खत्म कर सकेगी। इसके अलावा बात करेंगे धांधली का मामला तूल पकड़ गया। धांधली के मामले पर सेनेट में सेनेटर्स फट पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेट इजलास की कहानी आपको बताएंगे कि इसमें क्या हुआ और डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह क्लास साहब मैंने इंट्रो में कहा, बल्कि हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं कामरान यूसुफ साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, सिंस डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपकी एक जीरक निगाह है जो होती है, ये बताइए कि ये जो रिएक्शन आ रहा है इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तमाम ममालिक का, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या वेट है इसका? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो नेचुरली दुनिया एक ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्लोबल विलेज है और आप अलग होके नहीं रहते। और किसी भी मुल्क में जब कोई डेवलपमेंट होती है, और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, इलेक्शन एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो जब भी होता है तो जाहिर है कि एक जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जाहिर है कि जो इस दफा पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए हैं और उसके नतीजे में जो मुबैना तौर पर धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, और उससे पहले भी जो क्रैकडाउन था या बाकी मामला थे, तो उसके ऊपर खास करके अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, क्योंकि ये ममालिक हमेशा से जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। पिछले महीने बांग्लादेश में आम इंतखाबात हुए थे, उसके ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जाहिर है कि कुछ जो रिएक्शन ऑब्वियसली एक तो नबी तुली बातें जो लोग करते ही हैं, लेकिन जो ईयू और अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन, उसमें खास करके जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी या जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और जो इल्जामात हैं कि कोई धांधली वगैरह हुई है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसमें जो आई थिंक जो सरप्राइजिंग थोड़ी सी चीज थी कि उसमें कई जो यूएस कांग्रेसमैन थे, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, उनकी तरफ से भी अलग से भी इस तरह के काफी बयानात आए। जो यूएस सेनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी बयान आया। वो आई थिंक थोड़ा सा गैर मामूली था। और उसमें आई थिंक एक जो रोल जिसने प्ले किया वो इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, जिसमें एक जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन है वहां पर फंडिंग भी करते हैं जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टी को। तो आई थिंक उस लॉबिंग ने भी बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। अच्छा, आपने कहा कि दो तरीकों से इसको देखा जा रहा है। कामरान, ये बताएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना ने रिएक्ट किया है और चाइना ने कहा है कि हम सी पैक पे जो भी नई बनने वाली गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। सो सिंस जो चाइना के हमारे साथ रिलेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनका इस तरह का स्टेटमेंट, इसका क्या वेट देख रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट? देखें, जो चाइना है उसकी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी मुख्तलिफ है अमेरिका से या मगरबी ताकतों से। अगर आप उसका मवाजना करें तो जो चीन का स्टेटमेंट है वो इन लाइन विद देयर जो डिप्लोमेटिक उनकी प्रैक्टिस है, उसमें उन्होंने कोई क्रिटिकल बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है जो पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट दिया है, जिसको भी दिया है, उसका वो एहतराम करते हैं। और साथ ही क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, तो एज अ फ्रेंड उन्होंने ये जरूर बड़े आप कह लें कि एक सटल वे में पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया है कि उनको उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, वो सियासी बसीरत का मुजाहरा करेंगी और यूनिटी दिखाएंगी ताकि मिलकर जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके और चीज़ों को आगे ले जाया जा सके। तो इसलिए बहुत एक डिफरेंस है जो रिएक्शन हमें मगरबी ममालिक की तरफ से देखने में आया। और चीन का जो रिएक्शन है वो वेल विद इन लाइन जो उनकी एक पॉलिसी है कि
وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, اور اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کلیئرلی وہ پالیسی ریفلیکٹ بھی کرتی ہے کہ انٹرنل جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے, دھاندلی کے الزامات ہوں, ادروائز معاملات ہوں, اس کے بارے میں بالکل چین نے کوئی بات نہیں کی, اور وہ آئی تھنک دیٹ واز ناٹ سرپرائزنگ. آئی تھنک کامران تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. یہ آپ نے جو بھی بات کی چائنا کی اور ویسٹرن کنٹریز کی, کیونکہ چائنیز بھی آف کورس بھی نو کہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے, ون پارٹی رول ہے وہاں پہ. اسی طرح سعودیز ہوں یا قطر ہو یا اس کے بعد یو ای ہو, مڈل ایسٹ کے موسٹلی ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا ڈیموکریٹک ان کا سیٹ اپ نہیں ہے, سو وہ بھی سائلنٹ ہے, آف کورس انڈرسٹینڈبل ہے, بادشاہت ہے یا ادروائز جو بھی سسٹم ہے ان کے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور یہ ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں تو جمہوریت یا اس طرح کی چیزیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان دیز سسٹمز. تو امریکنز ہوں, یورپینز ہوں یا برٹن ہو, تو ان کے انڈرسٹینڈبل کنسرنز ہیں بیکاز دے آر ڈیموکریٹک کنٹریز. سو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے یہ 3-4 جو بڑے ملک ہیں یا ریجنز ہیں انہوں نے اپنے اس پہ ریزرویشن دی ہیں, بلکہ بہت ساری سخت ہیں بعض. تو اس لیے چائنا جو ہے وہ انہوں نے ویلکم کیا ہے یا انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. سر آپ اس سے یہ جو اسیسمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ان کے جو اگر ریسپیکٹیو ان کی خاموشی ہے یا اس پہ چائنا بولا ہے تو مین ریزن ان کے ڈیموکریٹک ان کے کلچر میں یا ان کے سسٹم کا فرق ہے؟ آئی تھنک بالکل, ایک تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چین کے اندر ظاہر ہے کہ ون پارٹی رول ہے, ڈیموکریٹک سسٹم تو ہے نہیں وہاں پہ. ایک تو یہ ریزن بھی ہے, لیکن چائنا کی ادروائز بھی ڈپلومیسی جو ہے نا بڑی مختلف ہے. ایون اگر آپ دیکھیں کہ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کے اور افغان طالبان کے اس وقت کافی ٹینس ریلیشن شپ ہے. چائنا کی بھی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ افغان طالبان, وہاں پہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے. لیکن اگر آپ چین کی سفارتکاری دیکھیں تو اس میں آپ کو پبلک پوسٹنگ نظر نہیں آئے گی. یوزلی ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سین, مطلب اب افغان طالبان جو ہے وہ ڈیموکریٹک تو ہے نہیں, وہ اپنا ایک ان کا نظام ہے. چین جو ہے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, تو وہ بنیادی طور پر اپنے جو مفادات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور دوسرا جو اپنی وہ پالیسی کا پرچار کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتے. تو وہ بھی ایک اہم ایشو ہے. لیکن پرائیویٹلی یہ ضرور ہے کہ ایز اے دوست ہونے کے ناطے وہ یقینی طور پر انہوں نے پبلکلی بھی ہنٹ دیا ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ اس موقع کے اوپر تمام جماعتوں کو ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آئی تھنک پرائیویٹلی دے آلسو کنوے دا سیم میسج. رہی بات باقی امریکہ کی, یورپ کی, آبویسلی ڈیموکریسی جو ہے ان کی جو پالیسی ہے, فورن پالیسی ایک بہت بڑا پلر ہے. لیکن میں اس میں بھی آپ کو کہوں گا کہ وہاں پر بھی تھوڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں پر بن جائے گی, جیسے بھی گورنمنٹ بنتی ہے, لیجٹمیسی کے بے شک جو مرضی کوشچنز ہوں, پھر یہ وہ ممالک بھی امریکہ ہو, ای یو ہو, یو کے ہو, وہ اپنے مفادات دیکھیں گے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کیا ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. تو باقی جو معاملات ہیں وہ آن اینڈ آف ایشو ریز کرتے رہیں گے, لیکن آئی تھنک دے ول بی مور پریگمیٹک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل انہوں نے جو ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کے لیے, میرا یہ ہمیشہ سے ماننا رہا ہے یا یوزلی پاکستان میں جو لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے بھی امپورٹنس کہ 3 ممالک بڑے اہم ہیں, اس میں امریکنز ہیں, سعودیز ہیں اور چائنیز ہیں. یہ 3 ممالک پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں. باقی پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے وہ ٹھیک ہے, مینیجبل ہو سکتے ہیں. اگر یہ 3 ملک جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو پاکستان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے امریکنز نے بھی ایک ویگ انداز میں انہوں نے پہلے ریگولیٹریز کی بات کی, پھر کہا جی نہیں حکومت کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. سعودیز جو ہیں وہ خاموش ہے, میرا خیال ہے جو ہی نیا سیٹ اپ بنے گا شاید وہ بھی ویلکم کریں گے, مبارکباد دیں گے. اور آج چائنا نے آج ویسے انہوں نے اس کو ویلکم کر دیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں جو نیا سیٹ اپ بننے والا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایز سچ تو ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہونے والے, یہ فائنانشل یا لینڈنگ, آئی ایم ایف یا دیگر ایشوز جو ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ آئی تھنک یہ کہنا قبل از وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں آفٹر آل جو ایک پرسیپشن جب کریٹ ہو جاتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا خاص کر کے دیکھیں جتنا پاکستان کے الیکشنز کو کور کیا ہے, اور اپیرنٹلی یہی ایک تاثر گیا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے. اور جب آپ کے اوپر ایک لیجٹمیسی کے کوشچنز ہوں تو یقینی طور پر جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی کام کریں گے تو چیلنجنگ وہ بہت ہوگا میرے خیال میں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. میرے خیال میں چیلنج ضرور آئے گا, کیونکہ لیجٹمیسی کے جب آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا کریڈیبلٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے, میں ساری آپ کی بات کروں, آپ کی ایک سٹوری تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ 2 سال پہلے کی, میں آپ کی سٹوریز بڑے غور سے پڑھتا ہوں, میرے ذہن میں بھی رہتی ہیں. آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی اور اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جناب کہ وہاں سے کچھ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں
यूरोपियन कैपिटल्स में स्पेशली, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं फॉरेन ऑफिस को कि हमें ये कन्वे किया गया कोई फ्रेंडली ममालिक की तरफ से कि अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं तो हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, ना हम इकोनॉमिक को एड दे पाएंगे, ना अदरवाइज आपको सपोर्ट मिलेगी। सो खान साहब पे बड़ी उनको सीरियस उनको रिजर्वेशन थी। तो सो अगेन स्टिल आप समझते हैं कि अगर उनकी रिजर्वेशन मीट की गई हैं और खान साहब को किसी तरीके से ही उनको बहर रखा गया पूरे प्रोसेस है, स्टिल दे विल बी एंग्री, स्टिल दे विल बी अपसेट कि नहीं जनाब कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए? देखिए, हमें एक चीज समझने की जरूरत है। कुछ चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं। आप तो एक जो अमेरिका जो बयान दे रहा है, ईयू जो बयान दे रहा है, यूके जो बयान दे रहा है, एक तो उसको लेने का तरीका है कि ऑन द फेस वैल्यू आप ले लें, ऑन द फेस ऑफ इट लें, तो तासुर ये मिलता है कि वो चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आई थिंक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इतनी सिंपल नहीं होती, बिहाइंड द सीन चीजें कुछ और चल रही होती हैं। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। आई थिंक कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी और बाकी भी, क्योंकि एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ही बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं उनसे वो बात की थी। आई थिंक उसमें जो इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये जो नताइज आए हैं इसमें अगर कोई एक रीजन या कोई ममालिक अगर कंफर्टेबल होंगे तो डेफिनेटली वो आपने जिक्र किया वो गल्फ कंट्रीज हैं। उन्होंने हवाला दिया क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ रिलेशनशिप उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो इसको मेरे ख्याल में हमें देखने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। जो पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती हैं बाज दफा अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और मजबूरियां भी होती हैं। ये समझा गया था कि नवाज शरीफ साहब स्पेशली इनकी जो वापसी हो रही है शायद इसके पीछे सऊदीज और चाइनीज जो है ना उनकी भी लॉबिंग शामिल है, उनकी भी ख्वाहिशात शामिल है कि वो चाहते हैं कि अगर आप हमसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इस मुल्क में। खान साहब के दौर में तो अगेन जैसे भी बात हो रही थी उनके सऊदी से भी तल्लुकात खराब हो गए थे, उनके अमेरिकन से भी खराब थे, उनके चाइना से भी थे, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, एवरीवन। तो समझा जाता है कि शायद इसमें चाइनीज और सऊदीज जो हैं उन्होंने हमें ये पुश किया है कि जनाब आप चाहते हैं कि हम आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सीपैक दोबारा शुरू करें, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाएं और बिलियंस ऑफ डॉलर जो सऊदीज पहले पंप करते थे करें, तो ब्रिंग नवाज शरीफ साहब बैक। तो ये असेसमेंट आपका ख्याल है ठीक है? वही उसी तरीके से चीजें मैनेज हुई, उसी तरीके से लेकर चले हैं हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं? आई थिंक उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंसर्न जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया वो चीन हो, वो हमारे जो अरब दोस्त ममालिक हों, इन ममालिक का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सिस्टम आए, जैसे चीन के अंदर ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है, अरब मुल्क के अंदर मोनार्कीज हैं, इनका जो कंसर्न है वो कहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी हो, जो भी गवर्नमेंट आए एटलीस्ट एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो उसमें क्योंकि एक तासुर ये था कि PMLN के साथ चीन, ये अरब ममालिक, इनका तजुर्बा रहा है पाकिस्तान के साथ काम करने में, तो गिवन इमरान खान एक्सपीरियंस देयर वाज अ जनरल फीलिंग कि अगर PMLN दोबारा आती है या नवाज शरीफ आते हैं तो शायद चाइनीज और बाकी जो हमारे आउटसाइड जो दोस्त ममालिक हैं दे वुड बी कंफर्टेबल। लेकिन आई थिंक द की इज वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जिस गवर्नमेंट के साथ हम डील करें, जो हम फैसले करें वो फैसले पर रिवर्स ना हो। एक एटलीस्ट हमें पता हो कि ये गवर्नमेंट जो आ रही है दे विल स्टे हियर फॉर 5 years। ये नहीं है कि आज गवर्नमेंट आई है, हमने आज इनके साथ लेट्स से चाइना ने CPEC फेज 2 का जनाब इफ्तिताह किया, उनके साथ एग्रीमेंट किए और पता चला 1 साल के बाद वो गवर्नमेंट ही नहीं रही, और जो नई गवर्नमेंट आई तो वो कहते हैं जी इसमें तो करप्शन हुई है, हम इनको जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं खोलेंगे। मैं इशारा दे रहा हूं जैसे इमरान खान साहब ने किया था, जब पहली दफा आए थे तो उनको लगा था कि CPEC के अंदर भी करप्शन है और चाइनीज बड़े नाराज हुए थे। तो इन ममालिक का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो भी आप करें, जो भी सेटअप लेके आए, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेटअप जो है एटलीस्ट 5 साल तो रहेगा ना, ये नहीं है कि हर दूसरे दिन जो है। अच्छा कामरान, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, क्योंकि वहां पे उनके सिस्टम बड़े कंट्रोल, बड़े पावरफुल हैं, स्ट्रिक्ट हैं, 1 पार्टी रूल है चाइना में या सऊदीज में अपना मोनार्कीज हैं, वह अगेन अपोजिशन नहीं है वहां पे, फेयर एनफ, लिहाजा समझा जाता है कि उन मुल्कों ने तरक्की भी की है। आप समझते हैं कि जब वो उस पर चाइनीज और ये सऊदीज ये कह रहे थे पाकिस्तान को कि स्टेबिलिटी लाएं और इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जब साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो जेल में हैं, उनको सेंटेंसेस हो चुके हैं, उनकी पार्टी के ये कहा जाता है कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो लीड किया उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों को उसमें स्विच कराई गई हैं, उनके बाजू मरोड़ के उनकी लॉयल्टीज जो है किसी और पार्टी में शामिल कराया गया है। अब समझते हैं कि जो नई हुकूमत है कि इमरान खान साहब जेल में, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जेल में, ट्रायल हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, तो जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे चाइनीज और सऊदीज इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी आ सकेगी इनकी हुकूमत के बाद,
इन द गिवन सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है? देखें, जो अभी तक जो हालात बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बिल्कुल ये ख्याल था कि 8 फरवरी के या जब भी इंतखाबात होंगे तो एटलीस्ट जो पिछले 16 माह गुजरे हैं या 2 साल गुजरे हैं उससे कुछ बेहतर होगा। लेकिन लगता ये है कि क्योंकि ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है, एक हंग पार्लियामेंट है, तो हम शायद एक छोटे बहरान से निकलकर बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी तक अदरवाइज अगर एक क्लियर मैंडेट किसी को दिया होता तो शायद अभी तक हमें पता होता कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी तक गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसका काम बाय दिस टाइम हो सकता है कंप्लीट भी हो जाता। तो ये आई थिंक अभी जो सारे मामलात हुए हैं, एक बिल्कुल किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो आई एम श्योर कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमीडिएटली आती नजर तो नहीं आ रही। और फिर आपने बात की क्लियर मेजॉरिटी की, तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे क्लियर मेजॉरिटी, 2-4 दफा उन्होंने तकरीरों में भी कहा। पहले तो 2/3 से काम पे मान नहीं रहे थे, फिर वो कहते हैं मौत दिखा के बुखार पे राजी हुए, तो उन्होंने कहा सिंपल मेजॉरिटी दे दे मुझे, फेयर एनफ। वो सिंपल भी नहीं मिली और वो नाराज होकर घर बैठ के विक्ट्री स्पीच के बाद कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कोई बयान ही नहीं है, कोई चीजें नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि शायद कि हमारे दोस्त ममालिक के मिडल ईस्ट में तो उन्होंने उनसे राब्ते किए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा जी मियाँ साहब को राजी करें और इनको वापस इस्लामाबाद भेजें और कोई एक्टिविटी दिखाएं। तो आपके पास क्या इतलात हैं, कोई इस तरह की चीजें हैं कि नवाज शरीफ साहब वो रुस कर नाराज होकर बैठ गए थे इन रिजल्ट्स पे और उसके बाद दोबारा उनको एक्टिवेट किया गया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन आवर फ्रेंड्स आउटसाइड? देखिए, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे वाज़ेह है कि जो नवाज शरीफ है वो बिल्कुल एक सिंपल मेजॉरिटी चाहते थे और वो चाहते थे कि वो किसी की बैसाखियों पर ना हो। अगर अनपॉपुलर डिसीजन करने हैं, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है, तो उसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जब नतायज आए तो वो सिंपल मेजॉरिटी तो बिल्कुल नहीं मिली। और फिर इवन के जो उनकी नशिस्त है वो कंटेस्टेड है, उस पर इल्जाम है कि शायद उनको जितवाया गया है। तो यकीनी तौर पर जो देखें, नवाज शरीफ जो वापस आए थे, क्योंकि उनको एक जो PMLN के करीबी लोग जो बताते हैं कि जाहिर है कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, अपना टेन्योर कंप्लीट ना कर सके और आखिरी मरतबा जब वो निकले तो उनके ऊपर जो अलकाबात लगे कि वो चोर हैं, उनको सजाएं दी गई, तो वो अपनी एक रिडेम्पशन भी चाहते थे। वो वापस आके चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन के वो चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, वो आके एक लेगेसी अपनी छोड़ना चाहते थे। लेकिन जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू प्लान या डर गई जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाता है कि ये हर एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी जनरल से खुद लगाते हैं, आर्मी चीफ फिर खुद उनसे लड़ते हैं। अगरचे उनके हामी ये कहते हैं जनाब कि वो इस सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हैं, फौज को इंटरफेयर नहीं करने देते सिविलियन अफेयर्स में, दैट्स द रीजन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये खौफ था मियाँ साहब फिर आएंगे और फिर फड्डे होंगे, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, लिहाजा बेहतर है इनको मतलब एल्बो करके साइड पे करके शहबाज शरीफ साहब को निकाला जाए दरमियान में से? आई थिंक ये बिल्कुल फेयर एनालिसिस है। एक जो समझा यही जाता है कि जो पहले जब बात हो भी रही थी, जब इवन के लग ये रहा था कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो एक सवाल सबके दिलों में या ज़हनों में आता था कि कैसे जो एस्टेब्लिशमेंट है 3 दफा जब भी ये प्राइम मिनिस्टर बने इनकी लड़ाई हुई, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अब जिस तरीके से वो रेस से बाहर हुए हैं, खुद ही ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए हैं कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, तो असल में क्लियरली ये लगता ही है, क्योंकि एक सेंस यही है कि शायद कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे मुक़तदरा हल्के हैं वो यही है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ तहरीक इंसाफ जो पब्लिक में हमें इतना मुश्किलात का सामना है, तो वो जो एक इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड है टुवर्ड्स नवाज शरीफ, वो अभी भी आई थिंक दैट रिमेन्स देयर बिकॉज ऑफ जो पास्ट रिकॉर्ड है। तो अगर आप उसको सामने रखें तो कुछ यही लोग कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ के साथ हुआ वही है कि जो पंजाबी में कहावत है कि वो सज्जी दिखा के खबी मार दी है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की कोई सिचुएशन है कि उनको मतलब इस तरह की अगर वो सिंपल मेजॉरिटी होती तो फिर तो वो बिल्कुल आई थिंक इनकार ना करते प्राइम मिनिस्टर बनने में, क्योंकि अब उनको पता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई जरूर होती है, लेकिन अब जब उनको पता था कि इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो अगर वो अपने आप को असर्ट करवाने की कोशिश भी करेंगे तो इतनी उनके पास बैसाखियां होंगी कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि इज्जत के साथ जो है ना खामोशी इख्तियार की जाए और साइड पे हो जाए। गुड ऑप्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, आपने इतना डिटेल्ड इंसाइट दी हमें और एनालिसिस दिया जो इंटरनेशनल रिलेशन है पाकिस्तान के, खास तौर पे उनके। और अब फिर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं इलेक्शन को लेकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून के दरमियान कमेटियां चल रही हैं, बयानात चल रहे हैं, बट एक स्ट्रक्चर जो है वो इतने दिनों के बाद भी सामने नहीं आ रहा सिवाय एक सदर वजीर आजम पे। तो थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लासेस ऑफ अनदर सिग्निफिकेंट रिएक्शन, जिस तरह से सेनेटर्स ने रिएक्ट किया है और जो बातें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की हैं, जिस तरह उन्होंने पास्ट से जो पॉलिटिकल गलतियां होती रही हैं वो गिनवाई, और उन्होंने साथ में कहा कि अगर गलतियां ही करनी है तो नहीं करें, और एक रोड मैप दिया पॉलिटिशियंस को. डू यू एग्री विद दैट? मुशाहिद हुसैन साहब को बड़ा पुराना, मतलब सारे हम जानते हैं, जर्नलिस्ट थे, फिर उसके बाद सहाफ़ी रहे हैं, फिर उन सहाफ़त छोड़ के वो इसमें चले गए, सियासत में चले गए. नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन किया 93 में उन्होंने. तो बड़े कॉलम्स भी लिखते थे, अच्छे लिखते थे, और एक बड़ा इनका नाम था, एज एन एडिटर के तौर भी था, मेरा ख्याल मुस्लिम के एडिटर भी रहे हैं, बड़ा इंग्लिश का अखबार था. सो फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए. मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जो 93 वाली तकरीर थी, जिसमें मियाँ साहब ने कहा था, उस वक्त ये गुलाम इसाक खान साहब और काकड़ साहब आर्मी चीफ थे, तो वो सदर थे, और इनके नवाज शरीफ साहब को फड्डा हो गया एज यूजुअल. तो उन्होंने मियाँ साहब को कहा था कड़ाके कर दो इन्होंने, तो आप ना एक डिफेंस की स्पीच करें और इनको तहस नहस कर दें. जो मियाँ साहब ने तकरीर की 93 में, और मियाँ साहब बड़े पॉपुलर हो गए, हुकूमत टूट गई, और वो उन्होंने एक ट्रेन मार्च निकाला, तो साथ में मुशाहिद हुसैन साहब भी शामिल हो गए. तो जब उनकी हुकूमत वापस आई और इनका ट्रिक वो कामयाब रहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो था, तो मुशाहिद हुसैन साहब उन विफाकी वजीर लग गए थे उनके साथ. फिर बाद में 99 का जब ये कू हुआ, तो मुशाहिद साहब जो है इनको छोड़ के, नवाज शरीफ साहब को छोड़ के वो उसमें चले गए, जनाब मुशर्रफ साहब के साथ चले गए, क्यू लीग में चले गए. वहां पे फिर उनके साथ रहे, जिसपे गिले शिकवे भी बड़े रहे इनको, नवाज शरीफ साहब को, और कि आपके मशवरे थे, आपकी चीज़ों से हम कड़ाके निकाल रहे थे, आप तो कहते कड़ाके काट दो, तो कड़ाके काट रहे थे जनाब मुशर्रफ के कंपनी के. आप वहां से शिफ्ट हो गए, दूसरी साइड पे चले गए. तो इनका बड़ा एक अच्छा खूबसूरत जवाब देते थे मुशाहिद साहब. ये कहते थे हमने आपको नहीं छोड़ा, आप हमें छोड़ के डील करके जनाब मुशर्रफ से आप ज्यादा चले गए, तो हम तो यहीं पे थे, आप हमें छोड़ गए थे, जेलों में छोड़ गए थे, तो आपका कसूर है, हमारा नहीं. सो इनके बड़े तल्लुकात बड़े वो रहे. तो बाद में खैर वापस आए. अभी ये नून लीग के टिकट पे ये वो सेनेटर हैं, इनकी सिफारिशें बड़ी थी, जिन लोगों ने की थी, कुछ मुल्कों ने कहें या वटेवर, उन्होंने इनको बना दिया, यहाँ पे सेनेटर बन गए. फिर क्यू लीग के उस पे टिकट पे भी सेनेटर रहे. तो इस तरह की बातें जो करते हैं मुशाहिद हुसैन, ये कोई नई बातें नहीं है. अच्छा. इस तरह की बात करना ये हमेशा से कहते हैं. मुझे याद है बहुत बड़ी खबर बनी थी जब जरदारी साहब जेल में थे, तो इन्होंने उस वक्त भी सेनेट में इस तरह की तकरीर की थी, बड़ी उस वक्त खबरें बनी थी, स्टोरीज बनी थी कि जरदारी साहब को रिहा किया जाए, वो भी सियासी प्रिजनर, जैसे आज उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा है. उन्हें पता है, बिकॉज खुद मीडिया में रहे हैं, एडिटर रहे हैं, सियासत में रहे हैं, ही नोज हाउ टू प्ले विद द गैलरीज, कि कौन सी ऐसी मैं बात करूंगा जो पॉपुलर होगी, लोग बल्ले बल्ले करेंगे, वाह वाह होगी, एंड आई विल अमर्ज एज ए पीस मेकर के तौर पर मैं अमर्ज करूंगा. तमाम पोलिटिकल पार्टीज कहेंगे यार मुशाहिद जो है ना, देखो एक ये उससे बियॉन्ड पोलिटिकल, ये उस पर अपनी अफिलिएशन और बियॉन्ड पार्टीज लाइन ये बात करता है, और ये किसी के उसमें नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को भी, उनको भी अगेन एक कह सकते हैं शीशा दिखा देता है, ये सियासतदानों को भी कह देता है. तो ये इमरान खान साहब को भी रिलीज करने की बात करता है, ये जनाब उसके जरदारी को भी रिलीज करने की बात करता है. इस तरह की चीजें आज जो उन्होंने बात की, अब इसमें 2-4 सवाल आते हैं. ये अगर पॉपुलर बात है जो उन्होंने की, जैसे मैंने कहा नोज कि आपने पॉपुलर बात कैसे करनी, लोगों की पल्स को कैसे रीड करना, पल्स करने को आप ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जिससे आपका मीडिया में या पॉलिटिशियन में इमेज खराब, नेगेटिव पोल हो. आपने वो बिल्कुल, अब ये पॉपुलर बात है, इस पे इमरान खान साहब पे जो उन्होंने की है कि इनको रिलीज करें, उस वक्त भी बड़ी पॉपुलर थी, बड़े कॉलम लिखे गए थे, बड़ी डिबेट्स हुई थी, टीवी शोज वगैरह, जब इन्होंने जरदारी साहब का कहा था इनको रिलीज करें. 2-4 चीजें आज जो उन्होंने बातें की हैं, वो कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो सवाल ये कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स, मान लिया कि वो सारी बातें ठीक कह रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें जो है हर दफा जब भी पार्डन मिलता है या जब भी रियायत मिलती है, वो सारी बड़े लोगों को मिलती है. जरदारी साहब के लिए भी रियायत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब के लिए भी होनी चाहिए, इमरान खान साहब के लिए भी होनी चाहिए. तो फिर सजाएं गलतकारी किसके लिए होनी चाहिए? ये सिर्फ ये पब्लिक के लिए रह गई हैं कि आम आदमी जो है वो थाने भी पकड़ा जाए, उसको सजा भी हूं, उसके एक्ट्स ऑफ अमिशन एंड कमीशन हूं. वो तो ये फार्मूला पेश कर रहे हैं कि इस मुल्क में इट्स फ्री फॉर ऑल, जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए. जनरल एमनेस्टी उन्होंने कहा जी, इट्स ए फ्री फॉर ऑल, इट्स ए वाइल्ड वेस्ट. ये वाइल्ड वेस्ट है, इसमें कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं है. क्यों कि लोगों ने बड़ी तादाद में जरदारी साहब को वोट डाल दिए, क्योंकि लोगों ने बड़ी तादाद में नवाज शरीफ साहब को वोट डाल दिए, लोगों ने बड़ी तादाद में इमरान खान साहब को वोट डाल दिए, लिहाजा उनके जितने चार्जेस हैं ना वो कहते हैं माफ हो जाने, क्योंकि पब्लिक ने ओपिनियन दे दी है. इस तरह की दुनिया में ये तो फिर बादशाह की तरफ आप जा रहे हैं कि बादशाह के पास डंडा भी है, अवाम भी है, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं. जमहूरियत में अगर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं है, मतलब इन लोगों से किसी से नहीं पूछना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, या इन पे इमरान खान साहब से, कि जो उन पे एलिगेशंस हैं कि अदालतों के जरिए उन्होंने फारिग होना है, वहां से इन्होंने अपनी क्लियरेंस करवानी है, या एक पार्डन दे दिया जाए, पार्लियामेंट एक वो करे, एक रेजोल्यूशन पास करे कि जरदारी साहब पे भी केसेस हैं, वो जो सदर पाकिस्तान बन रहे हैं. मतलब इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, क्योंकि हमने वही वाली बात के लुटेरे हमारी मर्जी के हैं. जरदारी साहब 2008 में जब सदर बन रहे थे, उन पे बड़े सीरियस केसेस थे,
उन पे मुकदमे थे, जमानतों पे थे, और उन पे आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग का एक $60 मिलियन का केस था जो इन्होंने जनीवा में चल रहा था, बेनजीर भुट्टो साहब और इनको बल्कि टेक्निकली जब पीडीएम गवर्नमेंट बनी है तो शहबाज शरीफ साहब पे फर्जी जुर्म आयद होने वो जरदारी साहब पे थे, मतलब इन पे भी थे मनी लॉन्ड्रिंग के, इन पे 16 बिलियन का इस शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था। ये 18-16 महीने 8-8 महीने जेलों में गुजार के आए थे। इनको तो वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि क्लोज एंड शट केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला, अगर ये वजीर आज़म ना बनते इनको सजाएं हो गई थी। वो उन्होंने खत्म करवा ली। जरदारी साहब उस वक्त बने तो इम्यूनिटी लेने के लिए बने, 5 साल अदालतों से लड़ते रहे कि जनाब के हम लेटर नहीं लिखेंगे, और गिलानी साहब उसी लेटर ना लिखने की वजह से जरदारी साहब को बचाते बचाते वो नाअहल हो गए। तो सवाल ये है कि और अभी जो बंदे नामजद हुए में वजीर आला के लिए बानी पीटीआई की तरफ से, अगेन वो वही लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। मैं ये कह रहा था कि क्या इस मुल्क की किस्मत में कोई क्लीन लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस तरह के क्राइम मतलब है उस एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ना करे। खान साहब को भी पार्डन कर दें, बिल्कुल कर दें, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दे दिया है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को पार्डन मिल रहा है, वो तो बल्कि कह रहे हैं कि आपको सदर पाकिस्तान बनना चाहिए। इसी तरीके से वो कह रहे हैं इन जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जनाब आपको भी अगेन कोई ना कोई ओहदा मिलना चाहिए, बिलावल साहब जो वजीर बन जाए। रीजन वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि 3 आपको पार्टीज को या 3 गिरोहों में ये कौम बटी हुई, अपने अपने पसंद के हमने लुटेरे चुने हुए हैं, इन तीनों को अकोमोडेट करना चाहिए। वो ये फार्मूला दे रहे हैं कि मुल्क फिर आगे चल सकते हैं। आई एग्री विद हिम। इस मुल्क का मसला ना करप्शन है, ना मोरालिटी है, ना लोग इस बुनियादों पे वोट देते हैं कि ये बड़ा क्लीन आदमी है तो ये बड़ा साफ आदमी है, ये नेक है, ये परहेजगार है, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये लोगों से ज्यादती नहीं करता, करप्ट। ये लोगों के मसले नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं। सो अगर इसको प्रैग्मेटिकली देखें, हर 5 साल बाद इन सियासतदानों को एक पार्डन चाहिए, दे नीड इट। और इससे मुशैद हुसैन से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, जो हमेशा इनको पार्डन की बात करते हैं कि आगे चलें जी, और छड्डो जी, जो हो गया वही वाली बात, चौधरी शुजात साहब वाली बात के वो आके कहते मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ। ये उनका बड़ा मशहूर जमाना कॉल है कि अगर मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ। मुशैद साहब हमारे सराइकी की एक मिसाल है कि वो सराइकी पीर हैं कि जो हर एक को बेटा देते हैं। कोई भी दुआ मंगवाने जाए ना उनके पास कि जी पीर साहब की दुआ करे हमें कोई औलाद के लिए, वो सबको बेटा देते हैं। आज की तकरीर उठा के देख लें, मुशैद साहब ने सबको उन्होंने औलाद नरीना दी है। उन्होंने जरदारी साहब को खुश कर दिया, इमरान खान साहब को खुश कर दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को भी खुश कर दिया कि आप सदर बने, सुप्रीम कमांडर बने, और बल्ले बल्ले भी हो गई। ट्विटर, सोशल मीडिया, अगर साहब ने उनको सर पे उठाया। सो ये वो सियासी पीर हैं मुशैद हुसैन साहब, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, जो सबको वही कुछ देते हैं जो मुरीद जो चाहिए होता है। कोई ऐसी चीज उनको नहीं देंगे जो उनको नहीं चाहिए, बैड न्यूज नहीं देंगे। ही इज अ गुड मैसेंजर और कामयाब है हर दौर। मुशर्रफ साहब के साथ भी चल गए, वो उसके चौधरी शुजात साहब के नहीं वो आइडिया लेकर आते हैं। ये तक चौधरी शुजात साहब के साथ भी चल गए, वो नवाज शरीफ साहब के साथ चल गए। वो आलू नहीं होती सब्जी, आलू को डालें हर मतलब आपके सालन में फिट हो जाते हैं। तो मुशैद साहब भी वही आलू की सब्जी है, इनको किसी सालन में डाल दें, अल्लाह खैर सलाम मजे करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब, बड़ी जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दी। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीपीपी और पीएमएलएन का क्या डेडलॉक है और किस किस बात पर इत्तेफाक हो गया है, और ये जो मामलात रुके हुए हैं ये किस तरीके से आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अजीज साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, क्या खबरें आपके पास, ये जो नई गवर्नमेंट है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या डेडलॉक्स हैं, सदर कौन है, वजीर आजम कौन है, कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू हो गया है। अभी भी मीटिंग चल रही है। शहबाज शरीफ और जो है उनके बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अभी भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। तमाम चीजें ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं। 1-2 चीजें जहां पे डेडलॉक था वो स्पीकर कौमी असम्बली का होता था। मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ था कि हुकूमत मरकज में जो मुस्लिम लीग नून की होगी तो स्पीकर का होता भी मुस्लिम लीग नून के पास होना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो आपका राजा परवेज अशरफ साहब के लिए जो उनकी डिमांड है कि इनको कंटिन्यू रखा जाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है फुली तौर पर इतफाक है। मुस्लिम लीग नून, एमकेएम, सब तमाम जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए जो है वो उनको जो है उनकी हिमायत कर दी है। जबकि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ से जो पहले ही फैसला हो चुका था। अभी यहाँ पे डेडलॉक था वो पंजाब के ऊपर जो है तकसीम का मसला था। पंजाब में जो पावर शेयरिंग है वो पीपल्स पार्टी जो है 70 के बाद वहाँ पे कभी इक़्तिदार में नहीं आई। तो उनका ये है कि हमें पंजाब में यहाँ पे बहाली के लिए वो चाहते थे कि पंजाब में उसको पूरा हिस्सा दिया जाए। गवर्नरशिप का भी उन्होंने कहा, स्पीकर का भी उनकी डिमांड थी। और इसके अलावा वो कहते थे वफाकी कैबिना के अलावा हमें पंजाब में बैतुल माल से लेकर उशर ज़कात से लेकर मार्केट कमेटी से लेकर नहीं, इन्होंने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने उशर ज़कात बैतुल माल से शुरू किया है कि वहां से हिस्सा दें हमें। जी बिल्कुल, उनका था यहाँ तक ये नहीं कि स्पीकर गवर्नर से लेके
वगैरह से लेके तो तहसील जिले तक भी हम इब्तदाई के हर चीज में हिस्सेदार होंगे, जो नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं मैं था। बैतुल माल और ज़कात उशर पे जरा मैं थोड़ा सा वो हुआ, मैं वो पूछा कि वहां से शुरू किया कि वहां से हिस्सा दें हमें पावर में। जी हाँ, वो नहीं, उनका मकसद ये था कि हम ग्रास रूट लेवल यूनियन कौंसिल सतह तक भी पेनिट्रेट पार्टी करेगी, हर चीज में हिस्सा लेंगे और मुस्लिम लीग नून के जितने फंड देगा MP MLA उसके बराबर मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फंड दिए जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून जो हमारा सोलो फ्लाइट चाहती है वो वहां पे उन्हें समझती है कि उनकी सादा अक्सरियत हासिल है, उनके 150 स्कोर हो चुके हैं, रिजर्व सीट डाल के वो 200 से ऊपर जा रहे हैं। वहां पे PM के लिए 186 पॉइंट चाहिए था, तो वो पंजाब में किसी किस्म का हिस्सा नहीं देना चाहते अच्छा, थे। ये चलें पहले सबसे बड़ा इधर तारिक सेंटर की बात कर लें, पंजाब में तो फिर बाद में हो जाएगी। तो सेनेट चेयरमैन के लिए बात आ रही, इसहाक डार साहब पे सुने डटे हुए हैं कि डार साहब चेयरमैन बनेंगे, तो फिर अगर वो पीपल्स पार्टी वहां पे उनको अकोमोडेट कर रही है राजा परवेज अशरफ साहब को कौमी असम्बली का, तो फिर गिलानी साहब के बारे में खबरें आ रही थी शायद वो कौमी असम्बली छोड़ के वो सेनेट में बैठेंगे, तो उनके लिए कोई सेनेट का फिर चांस नहीं बन रहा गिलानी साहब के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी होंगे, जो चेयरमैन सेनेट का होता है वो दुनिया में वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है, तो हाँ जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट होगा वो मुस्लिम लीग नून के पास होगा। तो अब इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि चेयरमैन सेनेट जो मुस्लिम लीग नून के होंगे वो आजम तारड़ साहब हो या इसहाक डार साहब हो। अब गिलानी साहब का वहां पे चांस नहीं है और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया है। अब वफाकी हुकूमत में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसायतें लेगी और इस शर्त पे लेगी कि उनको पंजाब में भी हिस्सा दिया जाएगा। अब पंजाब में उनको कितनी मिनिस्ट्री दी जाती हैं, इसके ऊपर जो है इस वक्त भी जो है वो जो गिव एंड टेक है और मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, वो अभी भी चल रही है और एक मुसवदा जो है ऑलमोस्ट कल तैयार हो चुका था। ये जरदारी साहब तो बिलावल को वजीर आजम बनवाने निकले थे, बिलावल को साइड पे करके खुद सदर बन गए हैं। जी बस ये तो फिर आपको पता है, तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का पहले दिन से जो उनकी जो है वो दफे प्रेसिडेंट हाउस पे थी, उनको पता था कि गेम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ गया है तो वो प्राइम मिनिस्टर तो बनने के मतलब बेटे को उन्होंने बेटा दिखा के वजीर आजम का खुद पीछे से सदारत ले ली। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर बिलावल उनको पता है उन्होंने बनना नहीं। तो बहुत शुक्रिया। शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, इसी इंटरेस्टिंग नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।